रात के लगभग 12 बज रहे थे कि तभी कुशल को उसकी पत्नी अनामिका के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत ही उठा और लाइट जलाई। उसने देखा कि अनामिका दर्द के कारण तड़प रही थी। यह देखते ही कुशल ने पूछा, अनामिका, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बहुत तो नहीं, लेकिन जब भी होता है जोर से ही होता है, फिर रुक जाता है। हाँ, डरो नहीं, मैं माँ को बुलाकर लाता हूँ। कहते हुए वह अपनी माँ के कमरे में आ गया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने आवाज लगाई, मामा देखो ना, अनामिका को दर्द हो रहा है। यह सुनते ही कुशल की माँ सोनम उठ बैठी। उसने लपक कर दरवाजा खोला और कहने लगी, अभी तो समय है कुशल, अभी से दर्द, चलो जल्दी से हम अस्पताल चलते हैं, डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर होगा। हाँ माँ, ठीक है, सोनम ने अपने पति को आवाज देते हुए कहा। अजी सुनते हो, हम अस्पताल जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, मुझे खबर करते रहना, डॉक्टर ने क्या कहा और अनामिका कैसी है बताते रहना। हाँ, आप चिंता मत करो, पल पल की खबर तुम्हें मिलती रहेगी। ठीक है, जाओ, तुम अपना भी ख्याल रखना। कुशल और सोनम अनामिका को लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने अनामिका को देखने के बाद बड़े ही चिंतित अंदाज और दुखी स्वर में कहा, अभी तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा उल्टा हो गया है, दर्द भी शुरू हो गया है और समय भी कम है। यह 8वें महीने का पहला ही हफ्ता तो है। अनामिका को हिम्मत रखना होगा, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सभी ने मिलकर डॉक्टर की बात को मान लिया और अनामिका को ऑपरेशन थिएटर में ले गया। उसी समय डॉक्टर ने कहा, केस थोड़ा मुश्किल है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कुशल जी, आप पैसों का इंतजाम कर लेना। डॉक्टर साहब लगभग कितना खर्च, कुशल की बात पर ध्यान न देते हुए तब तक डॉक्टर जल्दी में ऑपरेशन थिएटर में चली गई। डॉक्टर ने कुछ नर्सों के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। अनामिका का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची बहुत ही कमजोर थी और पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं थी। उसे 2 हफ्तों के लिए इनक्यूबेटर में रखा गया। सभी लोग ऊपर वाले से बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बच्ची के स्वस्थ होते ही अस्पताल के कर्मचारी ने कुशल के हाथों में बिल थमाते हुए कहा, इस बिल का पूरा भुगतान करने के बाद आप बच्ची को घर ले जा सकते हैं। इस बिल में लगभग 3 लाख के आसपास का हिसाब था। कुशल के हाथ बिल को पकड़कर कांप रहे थे। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 3 लाख बड़ी रकम होती है। सोनम ने कुशल के कांपते हाथ और चिंतित चेहरा देखकर सब कुछ पढ़ लिया। वह कुशल के पास आई और अपने कंगन उतारते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत कर कुशल, मेरे कंगन को गिरवी रखकर पैसे ले आ। अरे माँ, ये क्या, मैं किसी से कर्ज ले लूंगा। कर्ज? नहीं कुशल, ऐसा सोचना भी मत, हमें तनाव नहीं चाहिए। ऐसे समय के लिए ही तो हम गहने जोड़कर रखते हैं ताकि दुख तकलीफ में काम आ जाए। ठीक है माँ, कहते हुए कुशल वह कंगन लेकर चला गया। अब डॉक्टर पैसों का इंतजाम कर रही थी और परिवार घर जाने का सोनम ने बच्चे के हाथों में काले मोतियों की एक सुंदर सी डोरी को बांध दिया था ताकि उनकी गुड़िया को किसी की भी नजर न लगे। कुशल बड़े ही भारी मन से अपनी माँ के सोने के कंगन लेकर साहूकार के पास पहुँचा। साहूकार को कंगन दिखाते हुए उसने पूछा, क्या इन कंगनों को गिरवी रखकर आप मुझे 3 लाख रुपए दे सकते हैं? जब भी मेरे पास पैसे की व्यवस्था होगी मैं ये कंगन वापस ले आऊंगा। वजनदार सोने के सुंदर कंगनों को देखकर साहूकार की आंखों में चमक आ गई। उसने कंगनों की शुद्धता और वजन देखने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे रहा हूँ, पर इसका ब्याज तुम्हें देते रहना होगा। कुशल ने दुखी मन से कंगन उसे सौंप दिए और पैसे लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। रास्ते में वह सोच रहा था कि माँ के उन कंगनों की कीमत तो अनमोल है, भगवान चाहेगा तो वह इन कंगनों को जरूर वापस लाएगा। अस्पताल पहुंचकर बिल का भुगतान कर अपनी नन्ही परी को लेकर वे सब अपने घर लौट आए। छोटी सी गुड़िया को गोद में लेते ही कुशल अपने सारे दुख भूल गया। आज उनके घर में गाना बजाना, मिठाई बांटना, सभी कुछ चल रहा था। पूरा परिवार बेहद खुश था।
बिटिया रानी का नाम सबने मिलकर सारिका रखा। सारिका धीरे धीरे 1 माह की हो गई। उसने विकसित होने की रफ्तार भी पकड़ ली। वह जब भी हाथ पैर चलाती तो अपने हाथ पांव में बंधे काले मोतियों की डोरी को देखकर बहुत खुश हो जाती। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसके पहने ओढ़ने के शौक भी बड़े हो रहे थे। गले में माला, हाथ में कंगन और पाँव में पायल, बालों में रंग बिरंगे रबर बैंड इत्यादि। कुशल और अनामिका बहुत ही सोच समझकर अपने घर का बजट बनाते थे। जितनी आमदनी थी उसके अंदर ही खर्च होने चाहिए। कभी किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। यह संस्कार कुशल को उसकी माँ से ही मिले थे। कुशल के माता पिता भी सब समझते थे। दरअसल कुशल के पिता हार्ट के मरीज थे, जिसके चलते उन्हें कई बीमारियों ने घेर रखा था। उनकी दवाओं का खर्च भी लगा ही रहता था। अब तो सारिका भी बड़ी हो रही थी। वह घर में हो रही बातें सुनते और उन्हें समझती भी थी। कई बार सोनम की कंगन जो अब तक छुड़ाए नहीं गए थे, उनका भी जिक्र होता ही रहता था। और कभी कभी तो सोनम यहाँ तक कह देती थी कि अब भूल जाओ उन्हें, हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे साथ है, जो उन सोने के कंगनों से कहीं ज्यादा कीमती है। उनकी बात सुनकर सारिका सोच में पड़ जाती कि दादी ऐसा क्यों कहती हैं। एक दिन सारिका ने अपनी मम्मी से आखिरकार पूछ लिया, माँ दादी ऐसा क्यों कहती है कि अब भूल जाओ उन कंगनों को, हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे साथ है। तब अनामिका ने सोचा कि अब सारिका को सच बता ही देना चाहिए। उसने कहा, सारिका जब तुम पैदा हुई थी तब बहुत कमजोर थी, क्योंकि तुम वक्त से पहले इस दुनिया में आ गई थी। तुम बच भी पाओगी या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब अचानक 3-4 लाख रुपए अस्पताल में खर्च हो गए। जब बिल आया तो बिल की रकम देखकर तुम्हारे पापा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे पैसे एकदम से इकट्ठे नहीं थे। बिना पैसे दिए हम घर वापस नहीं आ सकते थे। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि बिल की रकम चुकाने के बाद ही आप लोग घर जा सकेंगे। तब तुम्हारी दादी ने उनके हाथों में जो कीमती सोने के कंगन पड़े थे, उन्हें गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पापा को दे दिए। वह कंगन तुम्हारी दादी को पापा की दादी ने दिए थे, लेकिन तुम्हारी दादी ने वह कंगन देकर अस्पताल की फीस भरवाई थी। तब जाकर डॉक्टर ने हमें घर जाने दिया। तो मम्मा, हम वह कंगन वापस क्यों नहीं लाते? बेटा, इतने सारे खर्च हैं, दादाजी की दवाइयाँ भी हैं, अकेले पापा कैसे पूरा करें? जितनी बनती है उससे ज्यादा ही मेहनत करते हैं। मम्मा, यदि दादी के कंगन नहीं होते तो मेरी जान भी नहीं बच पाती, है ना? तब तक सोनम भी वहाँ आ गई और उसे समझाते हुए कहा, बिटिया रानी, गहने तो होते ही रहते हैं, इसलिए कि मुसीबत में बुरे वक्त में परिवार के काम आ सकें। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, लेकिन कंगन वापस लाने का इंतजाम न हो पाया। आर्थिक परिस्थिति के कारण उस कंगन के जोड़े को उनके परिवार ने सच में भुला दिया और उन्हें साहूकार को बेच दिया। अब तक ब्याज इतना हो चुका था कि कुछ पैसे भी इन लोगों के हाथ नहीं लगे। कुशल ने कहा, माँ मुझे माफ कर देना, मैं आपके कंगन न छुड़ा पाया। कुशल, ये क्या कह रहा है तू? आगे से ऐसे शब्द कभी मुंह से नहीं निकालना। हम सब साथ साथ हैं, इतने प्यार से रहते हैं, वही तो हमारी असली पूंजी है। दौलत का क्या है, वह तो आती जाती रहती है। मैं तो खुश हूँ कि वह कंगन हमारे परिवार के काम आ गए और उन्हें कंगनों के कारण हम सुकून से रह सके, वरना यदि कर्ज ले लिया होता तो रातों की नींद उड़ जाती। इसी बीच कुशल के पिता की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। सबने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन फिर भी जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। लगभग 1 माह के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के कारण घर में शोक का माहौल था। उनके अंतिम संस्कार के बाद सारे विधि विधान सब कुछ एकदम साधारण तरह के निपटा दिया गया। कुशल और सोनम ने यह निश्चय कर लिया था कि बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, केवल 5 पंडितों को भोजन करा देंगे,
रिश्तेदारों ने इस बात पर नाक मुंह भी चढ़ाया, लेकिन कुशल का फैसला अंतिम फैसला था। पूजा पाठ विधि विधान से कर दिया गया, लेकिन सामूहिक भोजन नकार दिया गया। यह ठीक भी था। कर्ज लेकर किसी को खिलाने से अच्छा था कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारे जाएं। वक्त के साथ लोग सब भूल जाते हैं। कुशल के पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी दवा दारू पर खर्च होने वाला पैसा बचने लगा। धीरे धीरे सारिका भी जवान हो रही थी। स्कूल फिर उसके बाद कॉलेज में आ गई थी। वह पढ़ने लिखने में एकदम साधारण थी तथा बीए कर रही थी। जब वह छोटी थी तभी घर में अनामिका, सोनम और कुशल ने मिलकर एक निर्णय ले लिया था कि सारिका की शादी होने से पहले उसके लिए गहनों का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। वे जानते थे कि सारिका को बचपन से गहनों का कितना शौक है। हर रोज गले में माला, हाथों में कंगन, पाँव में पायल वह पहनती ही थी। नकली ही सही, लेकिन उनसे भी शौक तो पूरा होता है ना। सारिका बहुत ही अच्छी बेटी थी। घर के हालात को बखूबी समझती थी और कभी भी किसी भी महंगी वस्तु की मांग नहीं रखती थी। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही तो सीखते हैं। उसने भी घर में सबको देखा था कि कितना सोच समझकर बजट बनाया जाता है। उसने भी वही सीखा था। बस जब कभी भी राखी या दीपावली पर मौका मिलता वह नकली गहने खरीद लाती। उन्हें पहनकर आईने के सामने खुद को निहारती और खुश होती। देखते देखते सोनम अब 20 साल की हो गई। उसके लिए अनामिका और कुशल ने कुछ गहने भी बनवाकर बैंक के लॉकर में रख दिए। अब सारिका की शादी के लिए लड़का ढूंढने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ लड़के देखने के बाद उन्हें एक लड़का रजत और उसका परिवार दोनों ही पसंद आ गए। संपन्न परिवार होने के साथ साथ रजत और उसके माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के लग रहे थे। रजत ने भी सारिका को पसंद कर लिया और इस तरह से बात पक्की हो गई। सारिका का रिश्ता पक्का होने से इस समय घर में खुशी का माहौल था। सब बेहद खुश थे। सोनम ने अपनी बहू अनामिका को कहा, अनामिका, अब हमें वह गहने जो हमने सारिका के लिए बनवाए हैं बैंक के लॉकर से निकालकर सारिका को दिखा देना चाहिए। हाँ माँ, वह तो इन गहनों के बारे में जानती ही नहीं है। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हाँ, वह बहुत खुश हो जाएगी। सारिका अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। अनामिका ने गहने लाकर सारिका को दिखाते हुए उसकी खुशी को दुगना कर दिया। गहने देखते ही सारिका चौंक गई। अचरज भरी आंखों से उसने पूछा, मम्मी ये क्या इतने सारे गहने? हाँ बेटा, हमने ये सब गहने तुम्हारे लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ जोड़ कर बनवाए हैं। तुम छोटी थी तभी ये काम शुरू कर दिया था। थोड़ा थोड़ा करके इतना हो गया है। वह कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भरे। सारिका उन गहनों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इस समय उसकी आंखों से सुख और दुख, खुशी और गम के आंसुओं का संगम हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। अनामिका ने कहा, क्या हुआ सारिका, तुम्हारी आंखों में आंसू? यूं तो सारिका नकली गहनों से खुश भी, परंतु असली गहनों की चाह किसे नहीं होती। सारिका ने भी रग रग में ये चाह बसी थी, लेकिन आज असली गहने देखकर उसे उतनी खुशी नहीं हो रही थी। उसे उन गहनों के बीच उसके पापा के शरीर से बहता पसीना दिखाई दे रहा था। सारिका जानती थी कि उसके माता पिता ने इतने गहने जोड़ने के लिए कितना त्याग किया है। उसने बचपन से अब तक देख रखा था कि मेहनत के हवन कुंड में उसके पापा मम्मी ने न जाने कितने सपनों की आहुति दी है। उनके सारे सपने किस तरह जलकर भस्म हो गए हैं। उसके आंसुओं को पोंछते हुए अनामिका ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पापा ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। जहाँ भी कटौती कर सकते थे वहाँ कटौती करके ये सब जोड़ा है। सारिका बेटा, यह तो वह पूंजी है जो केवल तुम्हारा शौक ही पूरा नहीं करेगी, बल्कि बुरे वक्त में काम भी आएगी। सोनम ने कहा, हाँ बिटिया, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन दादी पापा मम्मा ने खुद के लिए कभी कुछ किया ही नहीं।
सारिका, जब तुम माँ बनोगी ना, तब इन भावनाओं को अपने आप ही समझ जाओगी, उन्हीं में जियोगी और उन्हीं में खुश भी रहोगी। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए वह सब करता है जो खुद के लिए नहीं कर पाता। यही सच्चाई है बेटा, खुश रहो और खुशी से इन गहनों को स्वीकार करो। ठीक है दादी, कहते हुए सारिका उनके सीने से लग गई। आज सारिका बहुत खुश थी। आईने के सामने खड़े होकर वह खुद को निहार रही थी। कभी झुमकी कानों से लगाती, कभी सोने के हार गले में पहनकर खुश होती और कभी सोने की चूड़ियां पहनकर उन्हें खनखनाती। अपनी बेटी को इस तरह से खुश होता देखकर अनामिका उस सुख का अनुभव कर रही थी जो वह खुद के लिए कभी न कर पाई थी। रात को कुशल को यह सब बताते हुए अनामिका ने कहा, कुशल, अपनी बेटी के लिए इतने गहने बनवाकर उसे देने में स्वर्गीय सुख का एहसास हो रहा है। बचपन से उसे गहनों का कितना शौक था। हाँ अनामिका, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मैं तुम्हें कुछ भी बनाकर ना दे सका। कुशल, तुम ऐसा मत सोचो। हम दोनों ने मिलकर सारिका के लिए जो गहने बनवाए हैं, उनके कारण अब हम अपनी बेटी को शान से विदा कर सकेंगे। इस तरह से बातें करते हुए उन दोनों की आंख लग गई। सारिका और उसका पूरा परिवार आज रजत के घर मिलने आया था। घर के बाहर टैक्सी से उतरते ही उन्होंने आलीशान बंगला और उसके बाहर खड़ी दो कारें दिखी। कुशल के मुंह से निकल गया, वाह, ये लोग तो काफी रईस लगते हैं। घर बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से तो और भी बढ़िया होगा, है ना अनु? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, सारिका की तरफ देखते हुए कुशल ने कहा। राज करेगी हमारी बिटिया, सारिका ने शर्माते हुए कहा। क्या पापा आप भी? तब तक रजत और उसकी मॉम डैड उन्हें लेने घर से बाहर आ गए। उनको बड़े ही सम्मान के साथ अंदर आने के लिए कहते हुए रजत के डैड अजय ने पूछा, घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अजय जी, मैप में देखते हुए आए हैं। हाँ भाई, आजकल ये बड़ी सुविधा हो गई है जी। बिल्कुल सही, सुविधाएं तो बहुत हो गई हैं। एक अकेले मोबाइल से कितने काम आसान हो जाते हैं। तब तक रजत की मॉम सोनिया ने कहा, अरे बैठिए ना आप लोग। अंदर आते ही ड्राइंग रूम में खूबसूरती देखकर अनामिका के मुंह से अनायास ही निकल गया, आपका ड्राइंग रूम बहुत ही सुंदर है, कितने सलीके से जमा है, हर चीज एकदम परफेक्ट है। अरे आइए ना अनामिका, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। आओ सारिका, तुम भी आओ। सोनिया उन्हें अपना घर दिखाने लगी। उधर रजत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, मॉम भी क्या सारिका को क्यों ले गई? देखेगी ना बाद में, उसे तो जीवन भर यही रहना है। वह बार बार उस तरफ देख रहा था। कुशल और अजय दोनों ही उनकी बेचैनी को समझ रहे थे। तभी अजय ने आवाज लगाई, अरे सोनिया, सारिका को तो बाहर भेज दो, उसे कुछ वक्त रजत के साथ समय बिताने दो। हाँ ठीक है, बस हम लोग आ ही रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे भाई, जल्दी हमें नहीं, किसी और को है। रजत ने कहा। अरे पापा, मैंने कहा कुछ कहा? रजत बेटा, तुम्हारी जीभ नहीं, तुम्हारी आंखें सब कह रही है। तब तक सारिका ड्राइंग रूम में आ गई। अजय ने कहा, जाओ तुम दोनों कुछ देर बाहर घुमाओ। सारिका और रजत घूमने चले गए। उधर शादी की तारीख और सारे विधि विधान पर चर्चा होने लगी। दहेज के नाम पर अजय ने साफ साफ कह दिया, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस सारिका सबको प्यार से लेकर चले, वही हमारा दहेज होगा। अरे समधी जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी बेटी है ये ऐसी कि सबका दिल जीत लेगी। आप देख लेना, बस सबके मन में बस जाएगी। 15 दिन के बाद शादी का मुहूर्त निकल आया। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। एक तरफ सब कुछ हाई फाई था, कीमती था, तो दूसरी और सब कुछ साधारण और सस्ता सुंदर टिकाऊ था। दोनों परिवार को बीच यह बहुत ही बड़ा फासला था, पर दिल मिल गए तो फिर फासला क्या।
नजर आता है। खैर, विवाह खुशी और उल्लास के साथ परे विधि विधान से पूरा हो गया। आज सारिका अपने एक परिवार से विदा होकर दूसरे परिवार में जा रही थी। उसकी दादी और मम्मी की आंखें आंसुओं को बहाए जा रही थी। जाते समय सोनम ने उससे कहा, बिटिया रानी, जैसे अगर जितना तुम्हारा है उतना वो भी घर तुम्हारा अपना है, वैसे ही अब वह घर भी तुम्हारा अपना है। उस घर की मर्यादा की हमेशा लाज रखना, अपनी खुशियों के साथ उनकी खुशियों का भी ध्यान रखना। जैसे एक अच्छी बेटी हो वैसे ही एक अच्छी बहू बनकर दिखाना और अपने माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रखना। ठीक है दादी, मैं ख्याल रखूंगी, आपकी हर बात का मान रखूंगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।